जय हिंद सभी को। अपने पढ़ रहे थे राजस्थान का भौतिक प्रदेश। आज भौतिक प्रदेश की क्लास नंबर कितनी है? 4 है या 5 है? 5। और टॉपिक चल रहा था भौतिक प्रदेश में थार मरुस्थल। अच्छा, मैं तुम्हें एक जानकारी के लिए सूचना दे दूं, मेरे नाम से इंस्टाग्राम हो चाहे कोई भी अदर सोशल मीडिया हो, आपसे कोई पैसे मांगे या कुछ भी तो वो न करें। दूसरी बात सोच के देखो, वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हाउ आर यू। अब आप जानते हो, मतलब समझने वाले समझ के, गुरुजी कभी इंग्लिश मारते ही नहीं है। स्कूल में लास्ट याद है 5वीं क्लास में मारी थी ABCD EFGHIJK। दूसरी बात देखो, मेरे को क्यों आवश्यकता पड़ेगी कि मैं बच्चों से पैसे मांगूं? तो ये बात खुद सोचो तुम कि गुरुजी को क्या आवश्यकता पड़ेगी। अगर मान लो मेरे को आवश्यकता पड़ी भी तो कोई और गुरुजनों से मांगूंगा, कभी बच्चों से पैसे नहीं मांगूंगा। तो मेरे नाम से कभी भी कोई पैसे मांगे तो आप पैसे उन्हें न देवें, ठीक है? तो बाद में काल है ना, फिर कहो गुरुजी कर देते हैं बेचारे। अब जैसे मान लो कि यार गुरुजी ने पहली बार तो पैसे मांगे हैं तो उसको मना नहीं किया जा सकता। इसीलिए तो कभी भी मेरे नाम से कुछ आए ऐसा, और आज उसकी कार्रवाई तो हो जाएगी बहुत भयंकर वाले तरीके से। काफ़ी मैं पहली बार तो चलो मैंने सोचा पहली गलती है, माफ़ कर देते हैं। अब माफ़ नहीं, मतलब पानी ऊपर से भयंकर चल गया, ठीक है? देखो भाई साहब, अपने पढ़ रहे थे राजस्थान का भौतिक प्रदेश, और राजस्थान के भौतिक प्रदेश में पहला भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे जिसका नाम था थार मरुस्थल। वेरी गुड। अच्छा, आप मेरे को ये बात बताओ, थार मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। कल ये पढ़ रहे थे ना, जिसमें से एक मरुस्थल का नाम क्या हुआ? शुष्क मरुस्थल, और दूसरे का नाम क्या हुआ? वेरी गुड। यानी ये 2 कल मैंने आपको पढ़ाए थे ऐसे। फिर मैंने ये कहा था कि मेरे भाई ये जो शुष्क मरुस्थल है ये भी 2 भागों में बटा हुआ है। पहले तो गुरुजी आप ये दिखाओ कि शुष्क मरुस्थल है कौन सा। आओ, ये अपना इस प्रकार से ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये मान लेते हैं अपना पूरा मरुस्थल का एरिया है। कौन सा एरिया है? मरुस्थल वाला, ठीक है? ये वाला एरिया किसका है? ए भाई मारूंगा बहुत यहाँ ला कर कैमरे के आगे, पंगा चल। गर्मी में संघर्ष करो, हाँ। तो देखो इधर, अब मैंने ये कराया था कि ये वाला इस प्रकार से, ये जो पार्ट है ये वाला, ये है 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला, और 25 सेंटीमीटर 2 भागों में बांटता है ना। अब ये जैसलमेर वाला एरिया इधर वाला, ये तो कौन सा होगा? शुष्क। कौन सा होगा भाई? और ये जो इधर वाला ये लिखा हुआ, ये कौन सा है? अर्ध शुष्क। यही बात है। अच्छा, शुष्क का जो एरिया है वो वैसे ज़्यादा है तो इसको 2 भाग में बांट लेते हैं, जिसमें से पहले एरिया का नाम लिखेंगे बालू का स्तूप। बालू का स्तूप युक्त। युक्त का मतलब क्या होता है? जहां पर बालू का स्तूप है। बालू का स्तूप किसे कहते हैं? रेत के दोहरे वाले टिल्ले होते हैं, उसे बालू का स्तूप कहते हैं। बालू का स्तूप युक्त का मतलब जहां पर बालू का स्तूप है, और दूसरे का नाम है बालू का स्तूप मुक्त। इतना कल मैंने आपको करवा दिया था। थोड़ा सा एक प्रश्न पूछता हूँ लड़कों से, आप मुक्त बता दो, आप युक्त बता दो। युक्त का कितना % है? बोलो। 58.50% राजस्थान में क्या फैले हुए हैं? बालू का स्तूप युक्त। और बालू का स्तूप मुक्त की बात करें तो 41.50%, ठीक है? कल मैंने आपको इतना करवा दिया था। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, जवाब देना मेरा आप उस प्रश्न का। DRDO के अनुसार थार मरुस्थल कितने % भाग पर फैला है? 67। एटलस के अनुसार राजस्थान यूनिवर्सिटी कितने जिले बताती है मरुस्थल के? काजरी संस्थान क्या बोलती है? कितना % भाग पर फैला है? वेरी गुड। काजरी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? मतलब याद तो भूले तो नहीं ना? अच्छा, फिर मैं इतनी बात पे आ गया था। फिर मैंने कहा मैं आपको सबसे पहले क्या पढ़ाऊंगा? बालू का स्तूप युक्त। युक्त का मतलब क्या है? जहां पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो बालू का स्तूप ज़्यादा अगर बात करें तो जैसलमेर वाले एरिया में पाए जाते हैं। नहीं, सॉरी, सुनो ध्यान से। ज़्यादा शुष्क क्षेत्र जो हो जाता है वो कौन सा एरिया हो जाता है? जैसलमेर वाला। लेकिन जब प्रश्न ये आए कि राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, बता दो, प्रश्न मान जाऊंगा। जल्दी बोलो, राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? अगर तुम बता दोगे ना तो तुम्हारी फीस माफ आ लो। प्रश्न मेरा सिर्फ प्रश्न पढ़ना क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक बालू, कितने खुश हुए फीस का नाम लेकर, बताओ तो सही। सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं जैसलमेर नहीं। अब बोलो, अनूप
नहीं, तुम सोच भी नहीं सकते वो जिले आएंगे। तो राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पाए जाए हैं? चूरू में। अच्छा, एक प्रश्न ये आएगा और एक कैसे आएगा, एकमात्र जिला, सुनना ध्यान से, एकमात्र जिला जहां सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, एकमात्र जिला जहां सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, वो कौन सा है? ये तो बता दो। फिर जैसलमेर, जैसलमेर से प्रेम करते हो क्या तुम? आराम करो, ले जैसलमेर को। अनूपगढ़ में है ही नहीं दोहरे। जिले का नाम है जोधपुर। जोधपुर एकमात्र ऐसा जिला है जहां सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। जैसे मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछूं ना कि राजस्थान में शुक्र नीति के अनुसार किले जो 9 प्रकार के, पढ़ा होगा ना, शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के, ऐसा कौन सा किला है जिसमें सभी श्रेणी आती हैं? तो चित्तौड़गढ़ पढ़ते हैं ना। ऐसे ही है कि एकमात्र जिला जहां सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो कौन सा जिला है? जोधपुर। ठीक है, अब लिखो आगे। इतना लिख लिया? थोड़ा ये लिख लो 2-3 लाइन। चलो आगे लिख लो जल्दी। अब अपने बालू का स्तूप ये पढ़ेंगे, युक्त को पढ़ने से पहले मैं तुम्हें अभी युक्त हेडिंग में डालना, मैं तुम्हें 3-4 बातें और लिखा देता हूँ, उसके बाद पढ़ेंगे बालू का स्तूप युक्त। चले, चलो अब अपने बात करें थार का जो मरुस्थल है। देखो प्रश्न क्या आ सकता है, मेंस में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि थार मरुस्थल बनावट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? बनावट के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से नंबर 1 पे नाम आता है इर्ग। क्या नाम आता है? इर्ग। और आप नंबर 2 पे जो नाम पढ़ोगे वो पढ़ोगे हमादा। क्या नाम पढ़ोगे? हमादा। इर्ग, हमादा। और नंबर 3 पर जो नाम पढ़ोगे वो पढ़ोगे रेंग। तो याद रखो, थार के मरुस्थल को बनावट के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। गुरुजी, इर्ग क्षेत्र कौन सा होता है? यह जो क्षेत्र होता है वो पूर्णतः रेतीला क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र होता है? रेतीला। तो पूर्णतः जो रेतीला क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? बोलो। इर्ग। देखो, मरुस्थल बनावट के आधार पे 3 भागों में हो सकता है, अपने ये अनुमान लगाते हैं। एक तो वो जहाँ पर रेत भरी हो, जिसे बोलेंगे इर्ग। अच्छा, यहाँ पर रेत ज़्यादा होगी तो बताओ जलवायु कैसी होगी? यहाँ की शुष्क होगी ना, बिल्कुल। और जलवायु जहाँ की शुष्क होती है तो वन उगेंगे या नहीं उगेंगे? नहीं उगेंगे। तो यहाँ पर जो वनस्पति होती है वो भी क्या होती है? न्यूनतम। तो मरुस्थल में किस एरिया में होती है वो चीज़ें? वो होती हैं इर्ग में। किस में होती हैं? इर्ग में। अब बात करें हमादा की बात करें तो यहाँ पर रेत के टीलों के साथ कंकड़ पत्थर भी पाए जाते हैं। कंकड़ पत्थर भी होते हैं। यानी ये एक पथरीला क्षेत्र है। इसे आप शॉर्ट लैंग्वेज में समझे तो पथरीला। देखो, मिट्टी तो आप बिल्कुल नहीं उड़ा सकते। यहाँ पश्चिमी रेतीला मैदान है ना, यहाँ मिट्टी तो खत्म कर ही नहीं सकते। अरे गंगानगर जिला के सूरतगढ़ में मिट्टी खत्म नहीं होती, तो ये जैसलमेर वाले एरिया में अपने कैसे खत्म कर सकते हैं? नहीं होती। अच्छा, तो इसे अपने ऐसे भी कह सकते हैं कि पथरीला जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? हमादा। सर, मरुस्थल के अंदर जो पथरीला क्षेत्र पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? आपने नाम सुना होगा फलोदी। सुना है? वेरी गुड। फलोदी सुना है तो आपने एक नाम और सुना होगा पोकरण। सुना है? ये लो भाई। और ये सुना है तो आपने बालोतरा नाम भी सुना होगा।
वेरी गुड। चलो फिर सुने हैं तो बताओ कि फलोदी कहाँ पर है? जोधपुर। फलोदी में गाँव है खींचन, नाम सुना खींचन गाँव। एक पक्षी है कुर्जा, जोधपुर जिले का शुभंकर है ना कुर्जा, तो कुर्जा जो मूलतः पाया जाता है वो खींचन गांव फलोदी तहसील जोधपुर में पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना। अच्छा अब सुनना, पोखरण कहाँ है? जैसलमेर। और बालोतरा कहाँ है? बाड़मेर। कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ इस बेल्ट के अंदर जो एरिया फैला है इसे क्या कहा जाता है? हमादा। बोलो क्या कहते हैं? हमादा एक पथरीला क्षेत्र है जो ज़्यादा कहाँ से कहाँ तक फैला है? फलोदी से पोखरण, पोखरण से बालोतरा, फिर बालोतरा से वापस। तो इस प्रकार से ये फैला हुआ है। आकृति इसकी कैसे बन रही है? त्रिभुजाकार। ठीक है, हमादा क्षेत्र की जो आकृति बनती है वो त्रिभुजाकार। इतना लिखो एक बार। जैसे आपने देखा होगा मरुस्थल वाले एरिया में कोई पत्थर वाला भाग हो तो वो यही होता है क्षेत्र हमादा। इससे या थोड़ा और बेहतर लिखें इसको। लिख लिया आपने? इस लाइन को काट देना अगर थोड़ा और बेहतर लिखना चाहो तो। सीधा इतना लिख लेना पथरीला क्षेत्र, थोड़ा, क्योंकि प्रश्न ये पूछा जाता है पथरीला क्षेत्र क्या कहते हैं। और जो ऊपर वाली लाइन थी ना वो यहाँ कर दो ट्रांसफर, कि ये वो बड़ा भाग, यहाँ तो ये संपूर्ण पथरीला क्षेत्र हो गया, ये भाग जो है वो हो गया रेत के टीले के साथ साथ कंकड़ पत्थर का होना। ये लिखना थोड़ा बढ़िया रहेगा, ये परिभाषा लिख लो। सिंपल सा है, थार के मरुस्थल को ये RS में 2 नंबर का बिल्कुल सिंपल प्रश्न बन सकता है। बनावट के आधार पे कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। ईर्ग, हमादा, रेंग। ईर्ग वो होता है जो संपूर्ण मरुस्थल रेत रेत है, हमादा पथरीला क्षेत्र, रेंग होता है जिसमें कुछ भाग पत्थर का हो कुछ भाग रेत का हो। तीनों समझ में आ गया। ये थोड़ा याद कर लेना, हमादा जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है? इसका क्षेत्र जैसलमेर कर सकते हो अगर करना हो तो, क्योंकि पथरीला क्षेत्र हो गया। बाड़मेर कर सकते हो करना हो तो, मतलब मिलेंगे सारी जगह, ये तो पूरे मरुस्थल में मिलेंगे। अब ये फिक्स है हमादा, क्योंकि अपने गगनगढ़ में सूतगढ़ में पहाड़ है क्या? है रे, मतलब सारा अंडड़ा होते थे, थारों छानी कोई चीज़ नहीं, मतलब नहीं है यहाँ, टिब्बे बहुत है। चलो आगे मैं, अब देखो भाई, अब लिखो मरुस्थल के बालू का स्तूप जो पढ़ रहे हैं ना उसमें लिखो बालू का स्तूप। अब अपने ये पढ़ेंगे पॉइंट आज, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कितने % भाग पर फैला हुआ है? 58.50% भाग पर। फिर इसके नीचे अब अपने ये हेडिंग डल गई है, अब लिखना शुरू कर देना। क्या लिखना गुरुजी? पहली बात ये है कि बालू का स्तूप के प्रकार, बालू का स्तूप के प्रकार। अच्छा, बालू का स्तूप के जो प्रकार है वो किसके हिसाब से? पवन के हिसाब से। पवन किसे बोलते हैं? हवा के, हवा को बोलते हैं। तो पवन के जैसे जैसे पवन चलती है तो बालू का स्तूप किस किस प्रकार से बन जाते हैं? तो पवन की गति के अनुसार, यानी ये हवा चलती है तो किस किस प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं? तो देखो बालू का स्तूप कितने प्रकार के होते हैं। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात समझाता हूँ, पहले वो समझना। मैं वैसे उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ। जैसे ये है और ये क्या है? एक धोरा है। क्या है? एक धोरा। तो मतलब समझते हो ना, ये बागड़ी भाषा का शब्द है क्या? क्या कौन थे धोरा? छोड़िया हुआ ज़्यादा बोल रहे तो अड़े, ये धोरा हो गया। अब सुनना मेरी बात, मान लो यहाँ से विंड आ रही है। क्या आ रही है? हवा आ रही है। तो इस श्योर है कि इस मिट्टी के कण अलग अलग होते हैं। ये जो मिट्टी होती है ना, कौन सी मिट्टी? बालू।
बालू या रेतीली मिट्टी बोलते हो, इसके जो कण होते हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखना, कण क्या होते हैं? बड़े। कण क्या होते हैं? बड़े। जे तेनू धूप लगेया, क्या लगेया? धूप। अब यहाँ जैसे धूप पड़ेगी तो ये कण बड़े होते हैं, तो यानी खुले होते हैं। इसको ना कभी एक गाना है, संदेश से आते हैं, है ना, तो उसमें वो मिट्टी उड़ाता है तो एक एक कण जाता ना उड़कर। एक काली मिट्टी को ऐसे पकड़ो और ऐसे गिरो, धपधनी से नीचे गिर जाएगी आके। काली मिट्टी के कण छोटे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो याद के रखना कि कण बड़े होने के कारण यह जल्दी क्या हो जाती है? गर्म। जल्दी क्या होती है? गर्म। और जब शाम हो जाती है तो जल्दी क्या हो जाती है? ठंडी। क्या हो जाती है? ठंडी। अब इस प्रश्न को सुनना ध्यान से। टिब्बे पे तो गए हो आप, छानी नहीं है। टिब्बे पे गए हो तो अब इस मौसम में आप चले जाओगे ना, अभी की जो क्लास टाइम हो गया लगभग 10:30 बजे, 9:30 बजे का, इतनी भयंकर गर्म मतलब होगी वो मिट्टी। कारण क्या है गुरुजी? अभी तो क्योंकि धूप देखो 7-8 बजे से सूरज निकला हुआ है, मतलब गर्म वाला, और वो पड़ रहा है कब का, तो मतलब इतना तो बहुत होता है इसको। अब गर्म है ये, आप इसके और आप खोद लेना इसको तो भी गर्म मिलेगी नीचे से। क्यों? क्योंकि कण अलग होते हैं, किरणें क्रॉस कर जाती है नीचे तक इसको। फिर आप देखना शाम को घूमने जाओगे ना तो 7-6:30 बजे के बाद लेना, जब छाया पड़नी हो जाए, आधे घंटे में ठंडी हो जाएगी। ये क्या कारण है गुरुजी? कारण यही है कि इसके कण बड़े होते हैं, जिसके कारण जल्दी गर्म होती है और जल्दी क्या होती है? ठंडी। तो किस मिट्टी के कण बड़े होते हैं? बालू मिट्टी के। ऐसे मत कहना गुरुजी बालू के छोटे छोटे होते हैं, बालू के बड़े होते हैं, काली मिट्टी के छोटे होते हैं। क्लियर हुआ इतना बात? ठीक है। अभी जैसे ही मान लो हवा चली तो मिट्टी यहाँ से उड़ाकर वहाँ जाएगी, तो कई बार कैसी हवा चलती है, कई बार कैसी चलती है, कई बार किस प्रकार से मिट्टी इकट्ठी होती है, कई बार झाड़ियों के पास इकट्ठी होती है। इस प्रकार बालू का स्तूप बन जाते हैं वो मिट्टियाँ इकट्ठी कर करके। तो देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो लिखो बालू का स्तूप के प्रकार। फिर एक एक उठाकर आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बालू का स्तूप के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले लिखो अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। उसके बाद लिखो अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ। देखो मान लो RS में एक प्रश्न आता है कि बालू का स्तूप के प्रकार बताओ। एक तुम सीधे पॉइंट बना लिख दो, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, ऐसे एक ऐसे लिखोगे ना तो नंबर बहुत मिलते होते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है लिखा हुआ। अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान। कौन से बालू का स्तूप? बरखान। तीसरी बात करें बालू का स्तूप में तो पैराबोलिका। पैराबोलिका। उसके बाद तारा बालू का स्तूप। कौन से बालू का स्तूप? तारा। उसके बाद नेब बखा। ये याद रखना, पहली बात तो सीधा प्रश्न ये आया था निम्न में से बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। धारावाड़ ऐसे करके प्रश्न आता है तो धारावाड़ा की चट्टानें हैं, बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है वो। नेब बखा, बरखान, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ। धारियन, सब्र काफीज, सब्र काफीज। तारा, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान, पैराबोलिका, धारियन, सब्र काफीज, नेब बखा। एक लास्ट लिख लेना, ये थोड़ा सा पॉइंट है अलग, मैं ये तुम्हें करवा दूंगा। इसके अंदर लिख लो लघु मरुस्थल। लघु मरुस्थल, ये इतने प्रकार के अपने को पॉइंट पढ़ने हैं। सबसे पहले अपने यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे और पूरा घुमा देंगे इस राउंड को। चलो है? चले करें आगे शुरू। मैं तुम्हें अभी एक चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है, कि किस प्रकार से बालू का स्तूप ये रियल में बनते हैं। तुम तारा की कसम खाओ सनी देओल की, गदर फिल्म वाला की, किसी को नहीं बताओगे। और जी पक्का कसम खा रहे हैं नहीं बताएंगे। नहीं बताओगे तो फिर बहुत बढ़िया बात है, फिर मैं बता दूंगा तुम्हें। हैं? अच्छा ये चल रहा है कि इधर, चलो भाई देखो। स्वयं सो राइटिंग कहाँ से होगी रे? यहाँ से होगी लाल। अब एक मिनट सुनना ध्यान से इधर।
दिख रहा है, थोड़ा बड़ा करो। डाउनलोड वो हो नहीं रही है, अलग टाइप से हो रही है ये। जूम 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 जूम। चल छोड़ो, मैं वैसे ही बताता हूँ। दिख रहा है कि आप सभी को ये लिखा हुआ या नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? तो देखो ये लिखा हुआ है, इसको छोड़ो, पहले मैं अनुदेद्रीय बताता हूँ। ये लिखा हुआ कौन से बालू का स्तूप है? ये अनुदेद्रीय। ध्यान से देखना, ये इस प्रकार से डेजर्ट का एरिया है ये वाला, और ये अनुदेद्रीय इस प्रकार से बनते हैं। लाइनें से बनी हुई है ना ऐसे, ये इस प्रकार से बनते हैं। अच्छा, तो इसकी अगर अपने परिभाषा देखें अनुदेद्रीय की, तो प्रश्न ये आएगा कि हवा के समांतर बनने वाले बालू का स्तूप जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हवा के समांतर कैसे? जैसे मान लो ये कोई रेत का टीला है, मान लो यहाँ पर, 1 मिनट रुको, इधर आओ। अब देखो, मैं सबसे पहले हेडिंग डाला हूँ अनुदेद्रीय, आप भी डाल लो अनुदेद्रीय बालू का स्तूप। अनुदेद्रीय का मतलब क्या है जी? देखो ये मरुस्थल का है, ये मरुस्थल इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये वो टिल्ले हो गए रेत के। क्या हो गए? रेत के टिल्ले। एक प्रश्न याद रखना, इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है, यानी कितनी ऊंचाई के बनते हैं औसतन? ये तो 60 मीटर। कितनी ऊंचाई के बनते हैं? तो इसका मतलब ये है कि राजस्थान के सबसे ऊंचे बालू का स्तूप कौन से हैं? बोलो। अनुदेद्रीय। पहले प्रश्न तो ये है, सबसे ऊंचे हैं। दूसरी बात, ये बालू का स्तूप कैसे बनते हैं? हवा के समांतर। हवा के समांतर बनने वाले बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं? अनुदेद्रीय। अब देखो समांतर क्या होता है, जैसे मान लो इधर से क्या चली? हवा। अब जैसे जैसे हवा चलेगी वैसे वैसे बनते जाएंगे। जैसे जैसे हवा चलेगी ना, ये वैसे वैसे, जैसे यहाँ हवा चली तो यहाँ से मिट्टी उड़ाकर आगे लेगी, अब ये वाली मिट्टी उड़ा के लेकर यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ से मान लो हवा चली तो ये वाली मिट्टी उड़ाकर यहाँ आ जाएगी। ये इस प्रकार से बनते हैं, ऐसे टिल्ले नहीं होते रेत के, इस प्रकार से। अच्छा गुरुजी, ऐसे तो एक काम और होता है, जैसे एक पर्वत हो गया ये, और एक पर्वत हो गया ये, एक पर्वत हो गया ये पर्वत भी है, यानी ये क्या है? पर्वत। अब सुनना ये कंसेप्ट को ध्यान से। अगर अपने बात करें पर्वतों के बीच का जो एरिया होता है, बीच का जो एरिया होता है उसे बोलते हैं दर्रा। क्या बोलते हैं? दर्रा। ये पढ़ा हुआ आपने कि दो पर्वतों के बीच का जो बेल्ट होता है, जो रीजन होता है, उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? दर्रा। अगर अपने बात करें दो मरुस्थल के बीच का जो एरिया होता है उसे क्या बोलते हैं? घासी। क्या बोलते हैं? घासी या कारवा। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लेना इसको। घासी या कारवा, घासी या कारवा। घासी या कारवा क्या होता है? दो मरुस्थल के बीच का भाग, दो मरुस्थल के बीच या मध्य का भाग का, मध्य का भाग। दो पर्वतों के मध्य के भाग को बोलते हैं दर्रा, और दो मरुस्थल के बीच के भाग को बोलते हैं घासी या कारवा। कहने का मतलब मेरा ये है भाई, देखो अब जियोग्राफी बार बार तो ऐसे है नहीं कि एक बार और ये तुम्हारे दादे बन जाओगे, पोते पोते सारे ही पढ़ लेंगे, बस अंत है जियोग्राफी का इस क्लास में, ऐसे मान लेना। और नौकरी लगे तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो भूगोल के टीचर बन जाना, टीचर बन जाना। और एक अच्छे नोट्स बनाकर देखो क्या करते हैं, जैसे यूपीएससी में अधिकतर देखना जो लोग जो है ना 6 अटेम्प्ट के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता, वो क्या करते हैं लास्ट में? या तो पत्रकार बनते हैं या टीचर बनते हैं। और जो बंदा ऐसे गुणा होता है ना हर चीज़ों में, अब तुम्हें लगेगा कि गुरुजी थोड़ा सा जा रहे हैं। पहली बात तो देखो, आप उन लोगों से आगे जाओगे, जैसे मान लो पूछ लिया दो मरुस्थल का एरिया, आप थोड़ा समाज में निगाह मारना, जो तैयारी कर रहा है उसे पूछ के देखना ये बातें। और मान लो एग्जाम में प्रश्न आ गया, जिस लेवल से बन रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, प्रश्न तो ऐसे आ जाते हैं कि मजाक का खेल हो। जैसे मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूं कि रामायण है, क्या है? रामायण। अब ये प्रश्न देखो, रामायण की रचना की थी महर्षि वाल्मीकि ने, लेकिन प्रश्न है रामायण का राजस्थानी अनुवाद किसने किया था? राजस्थानी भाषा में अनुवाद किसने किया? भाषा में अनुवाद। तो एक प्रश्न आता है इसका, ये किया था मेहाजी गोदारा ने। किसने किया था? मेहाजी गोदारा ने। अब ये प्रश्न आ सकता है, ये जिसको आता था वो तो प्लस में हो गया, और जिसको नहीं आता वो क्या हो गया? माइनस में। अपने को प्लस में होना, माइनस में नहीं होना। तो अभी तो तुम शुरुआत कर रहे हो पढ़ने की, क्योंकि अभी तुम्हारी डेट आई नहीं एग्जाम की। अगर तुम्हें मैं जो भी लेवल पढ़ाऊँ ना, जो भी रेत के दौरे पढ़ के वो कण गिनाऊँ ना, तुम गिन लोगे। अब जब भर्ती होती है ना, जब प्रेशर होता है एग्जाम का कि भाई अब 14 मई को एग्जाम है, कुछ नहीं पढ़ा जाता, बस वो जो पढ़ी होती है ना उसका रिवीजन ही होता है उस समय।
इसलिए इसको अच्छी तरह से मजबूत कर लो जितना करवा रहे हैं, और बढ़िया समझो कंसेप्ट जितने होते हैं। कंसेप्ट समझोगे तो प्रश्न कैसे मर्जी घुमा दे, गलत नहीं होगा। बोलो इतनी बात समझ में आई तुम्हें? ये कौन से बालू का स्तूप थे? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। हवा के समांतर बनते हैं, इसलिए इसे लाइनर बालू का स्तूप भी कहते हैं। उपनाम लिख लेना, लाइनर बालू का स्तूप। लाइनर बालू का स्तूप भी किसे कहा जाता है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप को। बोलो इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब पढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है वो थोड़े टेढ़े बनते हैं। टेढ़े कैसे गुरुजी? अभी बता देता हूँ। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप ये कैसे बनते हैं? जैसे मान लो ये यहाँ से हवा चल रही है, हवा चल रही है, और यहाँ पर किसी चीज़ का अवरोध आ गया। ये क्या है? अवरोध। अवरोध का मतलब क्या होता है? तुम पानी की बाल्टी मारो यहाँ से, ये अवरोध है दीवार का। दीवार का क्या है यहाँ पर? अवरोध। मैं यहाँ कुछ चीज़ फेंकूंगा तो इस बोर्ड का अवरोध आ गया, पीछे नहीं जाएगी, नहीं जाएगी ना, अवरोध। अच्छा, ये जो अवरोध है, इस प्रकार जो यहाँ पर बालू का स्तूप बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये वाले। इस प्रकार से जो बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है ये वाला। इस प्रकार से, यानी ये हो गया, ऐसे समकोण होता है ना, समकोण। तो प्रश्न क्या आएगा एग्जाम में? हवा के समकोण, हवा के समकोण मैं दिखा देता हूं ये कैसे बनते हैं। वह लंबवत बनने वाले बालू का स्तूप कौन से हैं? तो यही है हवा के समकोण व हवा के लंबवत बनने वाले बालू का स्तूप कौन से हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अच्छा गुरुजी शिकल दिखाओ अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की। ये रहा, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से बनेंगे ऐसे डी टाइप में, ये देखो, ठीक है। सॉरी ये तो अनुदैर्ध्य है ना, लाइनर। तो ये रहे अनुप्रस्थ, ये बढ़ रहे, ये देखो, ये देखो, ये बढ़ रहे हैं ना इस प्रकार से। सॉरी इसने डी ऐसे बनाया हुआ है, मतलब इसने चित्र उल्टा बना दिया। ये ऐसे बन रहे हैं ना, दिख रहा है क्या आप सभी को? नहीं दिख रहे? आगे आगे देख लो, यहाँ जाओ। अच्छा चलो भाई ठीक है। अब देखो क्लियर हुआ अनुप्रस्थ। अब लिखो इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बरखान। कौन से बालू का स्तूप? बरखान। 3 नंबर बालू का स्तूप लिखो पॉइंट, बरखान। बरखान जो बालू का स्तूप है इन्हें बरछान भी कहा जाता है। बरखान बालू का स्तूप अर्धचंद्राकार होते हैं। कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार। बरखान जो बालू का स्तूप होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? अर्धचंद्राकार। यह राजस्थान में सर्वाधिक भालेरी में पाए जाते हैं। भालेरी, भालेरी कहाँ पड़ता है? चूरू। और सूरतगढ़ में जो आप देखते हो ना ये बालू का स्तूप, तो ये कौन से हैं? अरे कौन से हैं? बरखान। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन तारा घर का पूछेगा कि बेटा सूरतगढ़ में ये जगह बालू का स्तूप है, रेत के टीले, ये कौन से हैं? तो आप क्या बोलोगे? बरखान। अपने सूरतगढ़ वाले अर्धचंद्राकार है ना? अरे नहीं, तुम गए नहीं हो मेरे को लग रहा है। ये रे बरखान, इस प्रकार से बनते हैं अर्धचंद्राकार, है ना? ये अर्धचंद्राकार बनते हैं। इसमें हवा की दिशा जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार से बनने वाले, शिकल देख लो अभी बालू का स्तूप की। सूरतगढ़ वाली फोटो आ जाएगी क्या यहाँ मंगवाएं तो? ओ आ जाएगी। एक मिनट, इसमें देखो एक थोड़ा और देख लो मैं तुम्हें, वहां फिर बार बार नहीं खुलेगा। ये पैराबोलिक का बालू का स्तूप इस प्रकार से बनते हैं, पूरा जगह रोक कर। ये देखो ये बने हुए। हाँ तू जादूगर है। पैरा देखो, पैराबोलिक का ये इस प्रकार से, बहुत इस प्रकार से बनते हैं। ये रे, ये पैराबोलिक का बालू का स्तूप है। अब ये होते हैं तारा, तारा ऐसे स्टार, ये ऐसे होते हैं। ये बालू का तारे की तरह बनते हैं ऐसे। ये गुरुजी दिखाओ तारे की तरह, ये बने हुए। ये रे, इसको तारा बन जाएगा, ये इसको ढंग से जोड़ेंगे ना, इसने जोड़ नहीं रखा, तो ये इस प्रकार से। तो ये होते हैं तारा बालू का स्तूप। ऐसे मिट्टी देखी होगी पड़ी हुई। अच्छा अब मैं तुम्हें दिखाऊँ एक चीज़, 1 मिनट रुक जाओ तुम। क्या बात करते हो?
बेटी का बाप। चार लाइटें। ये रे बाबू, ये रे, ये वाला टिब्बा ना, इसके ऊपर चढ़ना, ये ऐसे लाइन से जाएगी, जाएगी ना ऐसे। सूरतगढ़ वाली टिब्बे की तो नहीं है ये, है नहीं, इधर वाला ये सेम यही है ना, ये नहीं है ऐसा टिब्बा ये वाला। तो ये बरखान ही होते हैं, कहीं भी चले जाओ, चाहे बालेरी चले जाओ तो ये ऐसे मिलेंगे। इनकी क्या करती ऐसी होती है, ये देखो, ये कन्हैया लाल खड़ा, ओ बेटी वाह केक राट है। चलो कर दूँ साहब, मैं इसको समझ में आ गया ना बालू का स्तूप किस प्रकार से होते हैं। अब समझ लो तुम, मैं वैसे समझा देता हूँ तुम्हें। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, ये अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप होते हैं ना, सूरतगढ़ वाले तो लोग भी नुकसानदायक ही है, क्योंकि देखो मैं थोड़ी बता रहा हूँ, किताबें बता रही हैं। सर्वाधिक नुकसानदायक बालू का स्तूप कौन से हैं? गुरुजी सूरतगढ़ वालों को कैसे कह रहे हो आप? जाड़ा माने, देखो ऐसे आंधी आती है ना भयंकर, आई हुई है इन 3-4 दिनों में। रेत देखिए कैसे लड़कियां बेचारे दो के आती हैं, वो मिनट में ही यहाँ बन जाए कि ये बैठाऊँ। अरे द्वारू भी बाबा को नहीं आए, नो आइडिया। ठीक है, तो ऐसे लगता है, क्योंकि ये बालू का स्तूप होते हैं ना, सर्वाधिक गतिशील होते हैं, सर्वाधिक नुकसानदायक होते हैं और सर्वाधिक तेज चलने वाले होते हैं। तो सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप कौन से होते हैं? यही होते हैं, गतिशील है। तो सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप भी कौन से है? बरखान। समझ में आई बात? और बरखान जो बालू का स्तूप होते हैं वो अर्धचंद्राकार भी होते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब पढ़ेंगे अपने पैराबोलिका बालू का स्तूप। नीचे वाले पॉइंट में लिख लेते हैं पैराबोलिका। पैराबोलिका बालू का स्तूप, ये हर मरुस्थल में मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे गुरुजी? चलो देखते हैं। पैराबोलिका बालू का स्तूप, मान लो आपने से वो देख खीपड़े है ना, अब मान लो हवा ही, क्या आई? हवा मान लो रेत उड़ा के लाई। अब हवा आएगी ना तो क्या करेगी? वो हवा के कण यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे आकर, मतलब आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये रोक दिया ना इसने, खीपड़े ने। ऐसे करते करते वो इकट्ठी होने लग जाएगी यहाँ रेत, इस प्रकार से रेत इकट्ठी होने लग जाएगी। होने लगी तो ये ऐसे करते करते पूरे ढक देती है ऐसे। तो इस झाड़ी को ढक दिया तो ये क्या बन गया? एक मरुस्थल बन गया ना, टीला बन गया ना रेत का, बालू का स्तूप बन गया। तो इसे ही क्या बोलते हैं? पैराबोलिका बालू का स्तूप। ये खीपड़े पूरे मरुस्थल में मिलते हैं, कहीं भी चले जाओ तो यह संपूर्ण मरुस्थल में पाया जाता है, संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं। ये पूरी खीप, इस खीप को तो मैंने ढकाई, ऐसे ढकती नहीं है, पूरी पाए जाते हैं। तो गुरुजी कैसे हो जाती है? ये ऐसे बढ़ते हैं, इस प्रकार से ऐसे बढ़ते हैं, ऐसे। गुरुजी ये तो हेयर पिन लग रही है, महिला पहनती है जो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, हेयर पिन की आकृति का जो बालू का स्तूप है, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, वो कौन सा है? हेयर पिन की आकृति का जो बालू का स्तूप है उसे बोलते हैं पैराबोलिका बालू का स्तूप, जो संपूर्ण मरुस्थल में लगभग पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जो राजस्थान में जो मरुस्थल पाया जाता है, जो बालू का स्तूप पाया जाता है, वो कौन सा पाया जाता है? तो लगभग सर्वाधिक यहीं पाए जाते हैं, सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक कौन से बालू का स्तूप है? पैराबोलिका बालू का स्तूप। 3 बात समझ में है पैराबोलिका की। पहली, संपूर्ण मरुस्थल में। दूसरी, आकृति कैसी है? हेयर पिन। हेयर पिन है किसी के पास? आज नहीं, महंगी बहुत आती है इसलिए नहीं लगाई। पैराबोलिका बालू का स्तूप सर्वाधिक है। ठीक है, ओके गुरुजी, ये भी समझ में आया। बस अब तो सिंपल सा रहेगा, 1-2 वो कर लेते हैं, बाकी पढ़ेंगे कल। अच्छा, इसके बाद लिखो तारा बालू का स्तूप। तारा, सकीना नू कोई हथ लाए तो बढ़ दूंगा, वो तारा। तारा तारा ऐसे बनते हैं ये, जैसे जैसे हवा चलती है ना वैसे वैसे बन जाते हैं। इसमें ये लिख लेना आप परिभाषा में, हवा की दिशा बार बार बदलती है और बार बार मरुस्थल का दिशा
बार बार इस क्षेत्र में बार बार बदलती है, तो उस अनुसार ये जो मरुस्थल है वो तारा बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? तारा। जैसलमेर में ज़्यादा मिलते हैं ये, जैसे मेहरानगढ़ हो गया, जोधपुर में, पोखरण हो गया जैसलमेर का, गंगनगढ़ में भी मिलते हैं ये। कहाँ पर गुरुजी? सूरतगढ़, सूरतगढ़ में ये भी मिलते हैं तारा बालू का स्तूप। ठीक है, कौन से बालू का स्तूप मिलते हैं? तारा बालू का स्तूप। अब लिखो सब्र काफीज, लिखो सब्र काफीज। ये बालू का स्तूप घास के सारे बनते हैं, सब्र काफीज। इसमें लिख लो एक परिभाषा, घास के सहारे बनने वाले बालू का स्तूप। घास के सहारे, जैसे घास कोई होती है ना, उसके सारे सारे बन जाते हैं कोई, उसे बोलते हैं सब्र काफीज। अब लिखो उसके बाद नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप। गुरुजी नेटवर्क बालू का स्तूप जो है वो किस प्रकार से जो है वो बनते हैं? अगर अपने बात करें, जो नेटवर्क बालू का स्तूप है वो हरियाणा के सीमावर्ती जो दो जिले लगते हैं, जो मरुस्थल में आते हैं, वहाँ मिलते हैं। हरियाणा के सीमावर्ती बेल्ट के अंदर, सीमावर्ती क्षेत्र में। तो हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्र में कौन से हैं? बस ये सीधा सीधा याद कर लो, इनमें से प्रश्न आ जाएगा आपके। और थोड़ा बात करें नेटवर्क कैसे बनेगा किसी चीज़ का। देखो जैसे मान लो यहाँ भी मरुस्थल बन गया, यहाँ भी बन गया, यहाँ भी बन गया, यहाँ भी बन गया, यहाँ भी बन गया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, वो होते हैं नेटवर्क। गुरुजी ये ऐसे मरुस्थल बनते कैसे हैं? मरुस्थल में मान लो यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पर एक लगा हुआ है, पास पास लगे होते हैं ना कई मरुस्थल में, ऐसा एरिया होगा जैसे खेजड़ी वगैरह लगी हुई, तो यहाँ पर ये मिट्टी इकट्ठी होने लग जाती है ऐसे, तो ऐसे पास पास बन जाते हैं, नेटवर्क बन जाता है इनका। तो नेटवर्क बालू का स्तूप जो होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। क्लियर? हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्र में यही प्रश्न आ सकता है, इसमें से और नहीं आएगा, इतना ही पढ़ लेना बहुत है। अब एक लास्ट लिखो धारियन। हवा के स्थानांतरित बनने वाले बालू का स्तूप को क्या बोलते हैं? धारियन। एक होता है समांतर, समांतर वाले अनुदैर्ध्य हैं। धारियन का प्रश्न है तो क्या रखना है? हवा के स्थानांतरण, हवा के स्थानांतरण बनते हैं। हवा के स्थानांतरण बनने वाले बालू का स्तूप कौन से होते हैं? धारियन। धारियन ये जैसलमेर के अंदर अधिक पाए जाते हैं। जैसलमेर में हवा का स्थानांतरण बार बार वही होता है। क्लियर? लास्ट रह गया, बताओ कौन सा है? और इसके अलावा एक और है? वेरी गुड, किसो रह गयो? लघु मरुस्थल। लास्ट पढ़ो ये लघु मरुस्थल, उसके बाद पढ़ेंगे कल। ये प्यारा सा भारत है। भारत में यहां राजस्थान में एक जिला है बीकानेर, सुना है नाम? फिर आपने गुजरात का एक ये जिला भी सुना होगा, कच्छ। बीकानेर से कच्छ जो मरुस्थल फैला है उसे क्या बोलते हैं? लघु मरुस्थल। तो लिखो यह बीकानेर से, ये प्रश्न बहुत बार आया एग्जाम में, बीकानेर से कच्छ जिले तक फैला है। और कच्छ जिला कहाँ है? गुजरात में तक फैला है, फैला है। क्लियर हुआ? कल पढ़ेंगे एक शब्दावली। वो शब्दावली क्या है पहले इतना लिख लो, जल्दी लिखो। छीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालना हो। बालू का स्तूप से कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना भाई। ये क्या है? ये पलाया झील, ये बढ़ती कैसे है? पलाया के अलावा बोलसन, खडीन वगैरह ये क्या होती हैं वो कल समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, मिलते हैं कल।